इस वीडियो में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल वीमेन नेम इज़ फाउंड ऑन कॉइन्स। कौन सी मुगल वुमेन है जिसका नाम जो है वो कॉइन्स पर पाया जाता है। एंड ऑप्शंस आर हमीदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, नूर जहाँ और जहान आरा। तो हमारा आंसर है नूर जहाँ। नूर जहाँ जो थी वो जहांगीर, जो मुग़ल एम्परर जहांगीर था उसकी वाइफ थी। इनकी शादी हुई थी 1611 AD में। ठीक है, 1611 AD में इन दोनों की शादी हुई थी। और जो जहांगीर था उसने सबसे पहले जो कॉइन्स थे उन पर राजा की आकृति बनाने का, या आकृति जो होती राजा की जो पिक्चर्स होती थी उसको मिंट करने का जो प्रथा थी वो जारू की थी। और इसीलिए उसके कुछ सिक्कों पर उसकी जो पत्नी थी नूर जहाँ, उसका भी नाम मिलता है। जो जहांगीर था उसके जो सिक्के थे वो हिंदू राशि चक्र के उस पर चिन्ह खुदे हुए हैं। ठीक है, उस पर हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे हुए होते थे। और उसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, जैसे निसार, नूर अफशां, निसार, नूर अफशां और खैर काबुल। तो ये सारे जो सिक्के थे उसने चलाए थे। किसने? जहांगीर ने। जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल राजा था जहांगीर, उसने ये सारे सिक्के चलाए थे। और जो निसार था वो सिल्वर कॉइन था। ठीक है, सिल्वर का कॉइन था, यानी कि चांदी का सिक्का था, उसको निसार कहा जाता था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय संध्याकर नंदी। इनमें से कौन सी बुक संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है। एंड ऑप्शंस आर रामचरित्रा, कादम्बरी, कुमारपाला चरित्रा, बृहत्कथा। तो हमारा इसमें आंसर है रामचरित्रा। ठीक है, रामचरित्रा जो बुक है वो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई है। और जो कुमारपाल चरित्र है ये हेमचंद्र ने लिखी है। ठीक है, इसको हेमचंद्रा ने लिखा है कुमारपाल चरित्र को। ठीक है, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्रा के द्वारा लिखी है, जो कि एक चालुक्य शासक था कुमारपाल, उसके दरबार में रहता था। और जो कादम्बरी है, कादम्बरी और हर्ष चरिता जो है ये बाणाभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाणाभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। जो बाणाभट्ट था वो जो हिंदू राजा था हर्ष, उसके दरबार में रहता था। उसका दरबारी कवि था बाणाभट्टा। ठीक है, हिंदू राजा था हर्ष तो उसका दरबारी कवि था बाणभट्टा, और उसने लिखी है कादम्बरी और हर्ष चरिता। ठीक है, बाणाभट्ट ने लिखी है। और जो बृहत्कथा है इसके जो राइटर हैं वो गुणांड्या हैं। ठीक है, गुणांड्या, बृहत्कथा के जो राइटर हैं वो हैं गुणांड्या। ठीक है, रामचरित लिखी गई है किसके द्वारा? संध्याकर नंदी के द्वारा। कुमारपाला चरित्र लिखी है हेमचंद्र ने। और कादम्बरी एंड हर्षचरिता जो है वो बाणभट्टा ने लिखी है। और बृहत्कथा गुणांड्या के द्वारा लिखी गई है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज अ ट्रेड कैरिड ऑन विथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और कौन से पोर्ट के द्वारा, प्राचीन भारत में कौन से पोर्ट के द्वारा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड था वो किया जाता था। एंड आवर ऑप्शंस आर मुजिरिस, भृगुकच्छा, ताम्रलिप्ति एंड फुहार। और हमारा आंसर है ताम्रलिप्ति। जो प्राचीन भारत था उसमें ईस्ट एशिया के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था, बंदरगाह था, उससे व्यापार किया जाता था। ठीक है, ताम्रलिप्ति। और इसको पूर्वी तट में, ये जो पूर्वी तट है जो इंडिया का ईस्ट
कोस्ट है, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट था वो ताम्रलिप्ति था, ठीक है। पूर्वी तट पर सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में ताम्रवर्णी से, जब मौर्य पीरियड था, मौर्यन पीरियड था, उसमें ताम्रवर्णी से मोती मंगाए जाते थे, नेपाल से चमड़ा, ताम्रवर्णी से मोती, सीरिया से मदिरा, ठीक है, मदिरा या वाइन, और पश्चिमी एशिया से हॉर्स मंगाए जाते थे, ठीक है, पश्चिमी एशिया से, ठीक है, वेस्ट एशिया से हॉर्सेस मंगाए जाते थे, नेपाल से चमड़ा मंगाया जाता था और सीरिया से मदिरा मंगाई जाती थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जैना लिटरेचर। इन साहित्य में से कौन सा साहित्य जैन साहित्य का भाग नहीं है। एंड ऑप्शंस आर अचरांगा सूत्रा, सूत्राकृतांगा, ब्रह्मा सूत्रा एंड तत्वा सूत्रा। और हमारा आंसर है इसमें जो ब्रह्मा सूत्रा है ये जैन साहित्य का भाग नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा सूत्रा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसकी रचना शंकराचार्य ने की थी, ठीक है, शंकराचार्य ने की थी अपना दर्शन फैलाने के लिए, ठीक है, ब्रह्मा सूत्रा में की। और शंकराचार्य ने और भी बुक लिखी थी जिसमें गीता भाष्य एंड उपदेशा साहसी एंड प्रपंचा एंड मरी पापंचम, ठीक है, मारी पापंचम। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और आचरांगा सूत्र, सूत्रकृतांगा और तत्वा सूत्र ये जो हैं सब ये जैन साहित्य के भाग हैं, ठीक है। इसके अलग और भी हैं तत्वार्थ सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र और उपासद गाव सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, ये सारे जो हैं ये जैन साहित्य का भाग हैं। आचरांगा सूत्र, सूत्रकृतांगा, तत्वा सूत्र, भगवती सूत्र, उपासद गाव सूत्र, कल्प सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र सारे जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन साइट धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो हड़प्पन साइट है धौलावीरा वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो हमारा आंसर है इसमें गुजरात। जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक, ठीक है, कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है। और ये लगभग 100 हेक्टेयर में बसा हुआ है, ठीक है, 100 हेक्टेयर में बसा हुआ है। जिसकी खोज जो है इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, ठीक है, जेपी जोशी। इनका पूरा नाम है जगपत जोशी, ठीक है, जगपत जोशी ने की थी। और ये जो है 3 भागों में, जो पूरी हड़प्पन हमारी सभ्यता है, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसमें एक ये अकेला स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ स्थल है। ये किला, मध्यनगर और निचला नगर, ठीक है,
निचला नगर 3 भागों में बटा हुआ एक अकेला जो स्थल है वो है धोलावीरा, ठीक है, ये गुजरात में है। और जो कुछ उत्तर प्रदेश के हड़प्पन साइट हैं वो है उसमें आलमगीरपुर, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और यहाँ से कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के, ठीक है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य और अलंकृत ईंट, ठीक है, यहाँ से मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से कांच की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, शल्य चिकित्सा के साथ और अलंकृत ईंट मिली है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और हरियाणा के रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के, ठीक है, हरियाणा में एक जगह है रोपड़, यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उसकी कब्र में इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। एंड our next question is रजनामा was the Persian translation of which of the following books? रजनामा जो है किस बुक का पर्शियन ट्रांसलेशन है, यानी कि पर्शियन अनुवाद है, ठीक है, फारसी में अनुवाद है रजनामा कौन सी बुक का? एंड ऑप्शंस आर रामायण, भगवद गीता, महाभारता एंड रास्तरंगिणी। तो हमारा इसमें आंसर है महाभारता, ठीक है। जो रजमनामा है ये महाभारता का पर्शियन ट्रांसलेशन है, पर्शियन भाषा में अनुवाद है, ठीक है, फारसी में महाभारत का रजमनामा। जो अकबर था, मुगल सम्राट अकबर था, उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, ठीक है, एक ट्रांसलेशन जो था विभाग था वो उसने स्थापित किया था। और उसका जो अध्यक्ष था वो फैजी को बनाया था, ठीक है, फैजी बनाया था। और जो इसका उपाध्यक्ष था वो अब्दुल रहीम खाना था, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है, खाना जो था वो इसका उपाध्यक्ष था। ये अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया था, उसका अध्यक्ष फैजी था और उसका जो उपाध्यक्ष था वो अब्दुल रहीम खाना था। तो वहाँ पर जो रजनामा महाभारत है वो रजनामा के नाम से अनुवादित की गई थी, ठीक है, पर्शियन भाषा में। जो अब्दुल रहीम खाना था उसी के काल में जो महाभारत था उसका रजनामा का नाम से हुआ था, और जो रामायण थी उसका रमनामा, ठीक है, जो रामायण थी इसको रमनामा के नाम से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। और ये किया किसने था? अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, ठीक है। रामायण महाभारत दोनों का जो पर्शियन ट्रांसलेशन था वो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। कब? अकबर के टाइम में, ठीक है, अकबर के काल में। और जो फैजी था, ठीक है, जो अध्यक्ष था उसका, फैजी ने एक गणित की पुस्तक है मैथ की, लीलावती, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन किया था पर्शियन में फैजी ने, ठीक है। और इसने एक नल दमयंती नाम की बुक थी, उसका भी ट्रांसलेशन फैजी ने किया था। और योग वशिष्ठ, ठीक है, योग वशिष्ठ का अनुवाद भी फैजी ने किया था, ठीक है। फैजी ने लीलावती का, नल दमयंती का और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था। और जो भगवद गीता है, भगवद गीता का अनुवाद किया था टोडरमल ने, ठीक है, भगवद गीता का अनुवाद किया था टोडरमल ने किया था। और जो रास्तरंगिणी था इसका अनुवाद किया था शाह मोहम्मद शाहाबादी ने, ठीक है,
मोहम्मद शाहवादी, शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था राजतरंगिणी का, ठीक है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड शिवाजी डिफीट शाइस्ता खान। शिवाजी ने शाइस्ता खान को किस साल पराजित किया था। एंड ऑप्शंस आर 1668 AD, 1663 AD, 1705 AD एंड 1668 AD। और हमारा आंसर है 1663 AD, ठीक है। 1663 AD में, जो 1660 में यानी कि 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया, ठीक है। दक्षिण का सूबेदार बनाया और शिवाजी को ख़त्म करने का आदेश दिया। शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब ने 1660 में जो शाइस्ता खां था उसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था, ठीक है, 1660 में। और एक दिन क्या हुआ, 15 अप्रैल 1663 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने क्या किया, रात में जो शाइस्ता खां था उस पर हमला कर दिया और उसको हमला करके शाइस्ता खां जो था उसका अंगूठा काट दिया, ठीक है। जब वो हमला कर रहे थे तो उसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और जो उसका बेटा था फतेह खां, ठीक है, 15 अप्रैल 1663 को उसका बेटा था फतेह खां उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसको मार डाला शिवाजी ने। मतलब मारने के लिए तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खां को अपॉइंट किया था, लेकिन उल्टा शिवाजी को पता चल गया कहीं से कि हाँ वो ये इसलिए उसको मारना चाहता है, तो शिवाजी ने रात में उसके कैंप पे अटैक कर दिया और उसका अंगूठा काट दिया। मतलब उसने बचने की कोशिश की तो उसका अंगूठा कट गया, वो भाग गया बच के, ठीक है। लेकिन उसका जो बेटा था फतेह खां वो मारा गया। एंड our next question is what was the name of English newspaper edited by बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एडिटेड कौन सा न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश में था, ठीक है, कौन सा समाचार पत्र था जो इंग्लिश में था। ऑप्शन है हमारे द बॉम्बे क्रॉनिकल, लोकराज्य, केसरी और मराठा। तो हमारा आंसर है इसमें जो मराठा है, ठीक है, जो मराठा है ये इंग्लिश भाषा में था, ठीक है। मराठा जो था वो अंग्रेजी में था, ठीक है, इंग्लिश में था, जो कि तिलक के द्वारा पब्लिश किया गया था। और जो मराठा था इसके संपादक जो थे पहले अगरकर थे, ठीक है। शुरू में मराठा के जो संपादक थे वो कौन थे, अगरकर, ठीक है, अगरकर। और जो केसरी था इसके संपादक थे केलकर, ठीक है, केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक अगरकर थे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो बाल गंगाधर थे उन्होंने इसका दोनों का जो था संपादन करना शुरू कर दिया, ठीक है। केसरी मराठा जो हैं दोनों बाल गंगाधर के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। और जो बाल गंगाधर हैं उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इनको एक उपाधि भी दी गई थी किस नाम से, लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य का टाइटल दिया गया था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने इंडिया में होम रूल आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, होम रूल आंदोलन भी चलाया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेज ऑफ मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज द डायरेक्ट एक्शन डे। जो मुस्लिम लीग थी उसने किस डेट को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया या ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने किस दिन मनाया था। एंड हमारे ऑप्शन है 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946, 16 सितंबर 1946 एंड 16 दिसंबर 1946। तो हमारा इसमें आंसर है 16 अगस्त 1946। जो मुस्लिम लीग थी उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक दंगे फैलाना और आतंक का माहौल पैदा करना, ठीक है। इस दौरान कलकत्ता में बहुत भयंकर दंगे हुए थे जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था जब। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेस द ब्राइड वाज गिवन टू द मैरिज टू अ प्रीस्ट। और इनमें से कौन से विवाह में जो ब्राइड है वो प्रीस्ट को दी जाती थी, ठीक है, जो पूजा यज्ञ करने वाला जो
होता था उसको दी जाती थी, उससे मतलब शादी कर दी जाती थी। एंड हमारा ऑप्शन है आर्षा विवाह, देवा विवाह, ब्रह्मा विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो हमारा इसमें आंसर है देवा विवाह। जो देवा विवाह है उसमें क्या करता था, कन्या का जो पिता होता था, मतलब लड़की का जो पिता होता था, वो बहुत सारे जो प्रीस्ट होते थे उनको बुलाता था अपने यहाँ यज्ञ कराने, ठीक है। और जो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से यज्ञ करने में सफल हो जाता था, उस पुरोहित को जो लड़की थी उसकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जो कि यज्ञ अच्छी तरह से करने में, संपन्न करने में वो हो जाता था सफल। और जो आर्षा विवाह है इसमें क्या होता था, जो कन्या का पिता होता था वो एक गाय और एक बैल, ठीक है, काऊ एंड ऑक्स का जो है एक जोड़ी जो है वो एक लड़के को, जो लड़की के जो लड़का होता था उसको दान में देता था और उसके साथ ही लड़की की शादी कर देता था, ठीक है। एक किसी व्यक्ति के साथ या किसी लड़के के साथ गाय और बैल दान में देता था और उसी के साथ शादी कर देता था। और जो ब्रह्म विवाह होता था उसमें क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ पे अब अरेंज मैरिज होती है ना, लड़की का जो पिता होता था वो एक बढ़िया सही सीलवान वर खोजता था अपनी लड़की के, मतलब योग के कोई भी लड़का खोजता था, ढूंढता था और उसको कुछ उपहार देकर उसमें कन्या का विवाह कर देता था, ठीक है, किसमें, ब्रह्मा विवाह में। और यही सबसे उपयुक्त विवाह माना जाता था। और जो प्रजापत्य विवाह है ये भी ब्रह्म विवाह की तरह ही होता था, लेकिन इसमें इसका जो पिता था जब शादी करता था लड़के लड़की की, तो उसमें कहता था एक बात कहता था कि जाओ दोनों मिलकर धार्मिक कृत्यों का पालन करो, ठीक है। जाओ, मतलब शादी हो गई तुम्हारी, जाओ दोनों मिलकर धार्मिक कृत्यों का पालन करो, यानी कि जाओ और दोनों मिलकर धार्मिक जितने भी कार्य हैं अपने धर्म के उन्हें करो पूरा, ये कहा जाता था प्रजापत्य विवाह में। बाकी सब कुछ इसका ब्रह्म विवाह की तरह ही होता था, लड़का ढूंढते थे घर वाले पेरेंट्स और उसके बाद लड़की की शादी करते थे, ठीक है, अपनी लड़की के योग्य से। देव विवाह में जो देव विवाह में क्या होता था, गाय और बैल का जो जोड़ी दे दी जाती थी और उसी से लड़की की शादी कर दी जाती थी। और आर्ष विवाह में पुरोहित से शादी कर दी जाती थी, ठीक है।